हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 61 के बारे में। और ये सीरीज हमारी उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लास के नाम से फेमस है। और पोस्टमार्टम क्लास में आज हम पार्ट 61 के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और इस 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा। और ये 10 के 10 प्रश्न दोस्तों प्रीवियसली वैयक्तिक सहायक यूके ट्रिपल एस सी के मार्च 2021 में हुए एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इससे पहले की वीडियोस भी देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और इसी के साथ साथ दोस्तों हमने उत्तराखंड की एक नई एप्लीकेशन भी बनाई हुई है, उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक नाम से। तो ये एप्लीकेशन भी आप लोग जरूर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे टेस्ट सीरीजेस, कोर्सेज, पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी फ्री में भी और पेड्स में भी। तो आप डेली टेस्ट सीरीज भी हमने शुरू की है यहाँ पे, और अभी पटवारी और लेखपाल का नया बैच भी शुरू किया है। तो अगर आप उत्तराखंड और हिंदी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। और आप सभी लोगों को ये चीज पता होगी दोस्तों, उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम्स हो तो वहां पे 2011 की जनगणना से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो यहां पर भी 2011 की जनगणना से पूछा गया है कि उत्तराखंड में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि साक्षरता उत्तराखंड में कुल साक्षरता दर कितनी है। 78.82% उत्तराखंड की कुल साक्षरता दर है, जिसमें से पुरुष साक्षरता कितनी है दोस्तों 87.39% या 40% पुरुष साक्षरता है। और महिला साक्षरता है 70.01% या 70% के आसपास में। तो उत्तराखंड की कुल साक्षरता है 78.82%। उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता कितनी है 87.39%। और उत्तराखंड में महिला साक्षरता कितनी है वो है 70.01% या 0%। तो देखिए पूछा क्या गया, महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, तो यह है 70.01%। अब साक्षरता के अनुसार उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो साक्षरता के अनुसार उत्तराखंड का भारत में 13वां स्थान है, सॉरी 17वां स्थान है, 17वां। ठीक है, अब यहीं से एक प्रश्न और बनता है कि पुरुष साक्षरता के अनुसार उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो पुरुष साक्षरता 87.40 के आसपास में है। तो पुरुष साक्षरता के अनुसार उत्तराखंड का भारत में 13वां स्थान। और वही महिला महिला साक्षरता के अनुसार उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, वो है 20वां स्थान। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। इसी के साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो देहरादून की सर्वाधिक साक्षरता है। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला है दोस्तों कौन सा, उधम सिंह नगर जनपद। यहीं से एक और फैक्ट आता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है दोस्तों, तो रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है। और उत्तराखंड में सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो हरिद्वार सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला है। यहीं से एक और फैक्ट आता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो देहरादून उत्तराखंड का सबसे सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है। और उत्तराखंड का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, वो हो जाएगा उत्तरकाशी। और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको साक्षरता से संबंधित याद रहने चाहिए कि 78.82% है, सर्वाधिक साक्षरता देहरादून की और सबसे कम साक्षरता उधमसिंह नगर की है। और साक्षरता के अनुसार उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, 17वां स्थान है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, हमारा 22वां क्वेश्चन है। ये करंट अफेयर वाले सेक्शन से पूछा गया था और मैंने आपको करवाया हुआ भी था। निम्न में से किस राज्य ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु होप पोर्टल लॉन्च किया। तो होप पोर्टल आपको बताइए दोस्तों, हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर होप पोर्टल का नाम था, जो कि रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए शुरू किया गया था उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा। और होप पोर्टल की शुरुआत कब से हुई थी, 13 मई 2020 को होप पोर्टल लॉन्च किया गया था। कब, 13 मई 2020 को। और जो प्रवासी बेरोजगार थे या जो प्रवासी लोग कोरोना काल में वापस आ गए थे उत्तराखंड में, तो उन्हें उत्तराखंड में ही रोकने के लिए और उन्हें स्वरोजगार प्रदान करने के लिए या रोजगार प्रदान करने के लिए होप पोर्टल की शुरुआत करी थी उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका नाम था हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। तो किस गवर्नमेंट के द्वारा, उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। कब की गई थी, 13 मई 2020 को। किसने, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो उस टाइम के मुख्यमंत्री थे, रोजगार देने हेतु ये था। और होप की फुल फॉर्म आप याद रख लीजिएगा, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और ये करंट अफेयर्स वाली जो सेक्शन है दोस्तों, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज हैं, तो आप लोगों को सारी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि आगे भी जो वीडियो वाले पटवारी लेखपाल वाले जो आपके एग्जाम्स होंगे, कनिष्ठ सहायक वाले, वहां पर आपका करंट अफेयर से उत्तराखंड के करंट अफेयर 2 या 3 जरूर पूछे जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में वार्षिक सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में उच्चतम कार्य सहभागिता दर 15 वर्षों और उससे अधिक है। तो उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जनपद में दोस्तों क्या है, सर्वाधिक उच्चतम कार्य सहभागिता दर है। अब यहीं से आपका एक होमवर्क का क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस जिले में निम्नतम कार्य सहभागिता दर थी आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार। तो ये भी आपको याद रखना है, सर्वाधिक कहाँ की है, उधमसिंह नगर की है, सबसे कम कहाँ की है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो सर्वाधिक उच्चतम कार्य सहभागिता दर किस जनपद की है, उधमसिंह नगर जनपद की है। अगला क्वेश्चन है हमारा 24वां कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में मां नंदा
देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है। तो मां नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आप सभी लोगों को बताया कहाँ, चमोली जनपद में स्थित है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। और 624 किलोमीटर स्क्वायर में ही फैला हुआ है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1982 में दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1982 में, ठीक है। और वहीं आपसे अगर पूछा था कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी, तो 1988 में दोस्तों नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना हुई थी। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और एक और पॉइंट यहाँ पे बनता है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जोशीमठ में इसका मुख्यालय स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? जोशीमठ में इसका मुख्यालय स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 25वां कि मालपा भूस्खलन निम्न में से किस वर्ष में हुआ था, यानी कि मालपा भूस्खलन की घटना कब हुई थी दोस्तों? तो 1998 में हमारा मालपा भूस्खलन की घटना हुई थी। और ये प्रश्न उत्तराखंड में 3 से 4 बार दोस्तों प्रीवियसली पूछा जा चुका है। और डेट थी 18 अगस्त 1998 को पिथौरागढ़ जनपद के मालपा नामक स्थान पे खतरनाक लैंडस्लाइड हुई थी, भूस्खलन हुआ था, जिसको हम मालपा भूस्खलन के नाम से जानते हैं। और इसी में एक प्रसिद्ध जो हमारी नृत्यांगना थी प्रतिमा बेदी, उनकी मृत्यु भी हुई थी, ठीक है। इसी के साथ साथ मालपा कहाँ स्थित है? याद रखना आपको, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है मालपा नामक गांव? तो दोस्तों एक काली नदी के किनारे स्थित है। अब यहीं से एक और प्रश्न आता है कि मालपा भूस्खलन से बचाव हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इसके बचाव हेतु दोस्तों ऑपरेशन ब्लू एंजल चलाया गया था। क्या ऑपरेशन ब्लू एंजल चलाया गया था मालपा भूस्खलन से बचाव हेतु? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भूस्खलन, कौन सा भूस्खलन कब आया, कब हुआ, ये सारी चीजें दोस्तों आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य उत्तराखंड में स्थानांतरण के लिए प्रथम बाघिन ट्रैंक्विलाइज्ड शांत करना या रेडियो कॉलर्ड नजर रखने के लिए ट्रैकिंग कॉलर लगाना है? यानी कि क्वेश्चन देखिए, दोबारा से पढ़ते हैं। कौन सा बाघ अभ्यारण्य उत्तराखंड में स्थानांतरण के लिए प्रथम बाघिन ट्रैंक्विलाइज्ड रेडियो कॉलर्ड है? तो कौन सा है दोस्तों? यह है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। इसके तहत जो हमारा बाघ है या बाघ अभ्यारण्य में जो बाघों पर नजर रखने के लिए ट्रैकिंग कॉलर लगाना और इस टाइप की व्यवस्थाएं की गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा बना रखा है, यूके ट्रिपल एस ने ये क्वेश्चन बना रखा है कि कौन सा बाघ अभ्यारण्य उत्तराखंड में स्थानांतरण के लिए प्रथम बाघिन ट्रैंक्विलाइज्ड रेडियो कॉलर्ड है? तो यह है कौन सा? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि नजर रखने के लिए ट्रैकिंग कॉलर लगाने की व्यवस्था कौन से बाघ अभ्यारण्य में उत्तराखंड में शुरू की गई है? तो ये की गई दोस्तों राजाजी बाघ अभ्यारण्य में। अब यहीं से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार दोस्तों वैसे उत्तराखंड के 3 जनपदों में पाया जाता है। ये 3 जनपद कौन कौन से? हमारा देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। यहीं से आपको एक और प्रश्न याद रखना है दोस्तों कि इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? देहरादून में इसका मुख्यालय स्थित है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 3 वन्यजीव अभ्यारण्य को मिला के हुई थी दोस्तों। कौन कौन सी? राजाजी वन्यजीव अभ्यारण्य प्लस मोतीचूर वन्यजीव अभ्यारण्य प्लस पोला वन्यजीव अभ्यारण्य। ये 3 वन्यजीव अभ्यारण्य को मिला के एक राष्ट्रीय उद्यान बना था हमारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। कब? 1983 में। यहीं से आपको एक और प्रश्न याद रखना है दोस्तों, जो कि एग्जाम में ही पूछा गया है कि उत्तराखंड के कौन से राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना एक गवर्नर जनरल के नाम से हुई थी? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, इसकी स्थापना जो हमारे प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे या भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, कौन? सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी जी के नाम पर ही राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की हमारी स्थापना हुई थी। तो किसका नामकरण एक गवर्नर जनरल के नाम पर रखा गया था? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का ही रखा गया था। अब यहीं से दोस्तों आपको एक और याद रखनी है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना तो 1983 में हुई थी, लेकिन राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को हमारा बाघ अभ्यारण्य कब घोषित किया गया, यानी कि टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? तो डेट याद रखनी है दोस्तों आपको, क्या? 15 अप्रैल 2015। 15 अप्रैल 2015 को दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, यानी कि टाइगर रिजर्व यानी कि बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। तो प्रश्न अगर आपसे पूछाता है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभ्यारण्य कब घोषित किया गया, तो 15 अप्रैल 2015 को घोषित किया गया। बहुत सारी किताबों में 2016 भी दोस्तों आपको मिलेगा, लेकिन आप इसको संशोधित करके 2015 कर लीजिएगा कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को 2015 के अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था। और ये उत्तराखंड का कौन सा बाघ अभ्यारण्य दोस्तों? ये उत्तराखंड का दूसरा बाघ अभ्यारण्य। अगर आपसे प्रश्न पूछाता है कि उत्तराखंड में कितने प्रोजेक्ट मतलब टाइगर रिजर्व केंद्र हैं, तो 2 है दोस्तों। एक कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा हो जाएगा हमारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को
टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? 1973 में किया गया था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व, ठीक है, घोषित। और वहीं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? तो किया गया था दोस्तों 2015 में। ये दो के दो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र कौन सा था? जिम कॉर्बेट। उत्तराखंड का दूसरा बाघ संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? वो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे फैक्ट्स आपको दोस्तों यहाँ से याद रखने हैं। और कि बसंत पंचमी किसके समान मनाई जाती है? तो काफी सरल सा क्वेश्चन आप लोगों को बताइए कि बसंत पंचमी क्या है? देवी सरस्वती की पूजा अर्चना बसंत पंचमी के दिन पे की जाती है, ठीक है। और बसंत ऋतु के प्रारंभ पर बसंत पंचमी का आयोजन किया जाता है। मेनली फरवरी के आसपास में हमारी बसंत पंचमी होती है, ठीक है। और अगर आपसे हिंदू वर्ष के अकॉर्डिंग पूछेगा कि बसंत पंचमी किस दिन मनाई जाती है, तो माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को, माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को दोस्तों हमारा बसंत पंचमी मनाई जाती है, ठीक है। तो बसंत पंचमी इस दिन बच्चे पतंग भी उड़ाते हैं, देवी माता की आरती होती है। आप लोग जब स्कूल्स में पढ़ते थे तो बसंत पंचमी के दिन देखा होगा कुछ लोग पीले पीले कपड़े पहनते हैं ताकि माता सरस्वती का उन पर आशीर्वाद रहे, ठीक है। तो माता सरस्वती के अवसर पर ही हमारी मतलब माता सरस्वती की पूजा ही हमारी बसंत पंचमी के दिन की जाती है। तो ये तो सभी को आता हो जो भी तैयारी करते हैं लोग। अगला क्वेश्चन है कि नानकबत्ता बांध किस नदी पर बनाया गया है, ठीक है। तो नानकबत्ता बांध दोस्तों हमारा सरयू नदी पर बनाया गया है, ठीक है। वैसे दोस्तों सरयू नदी यहाँ पे बहती नहीं है, लेकिन सरयू की एक सहायक नदी है जिसे हम देवहा जलधारा कहते हैं, ठीक है। क्या? देवहा जलधारा। तो ये देवहा जलधारा भी आप नोट कर सकते हैं। देवहा जलधारा सरयू की एक सहायक जलधारा है। इसी कारण कहा जाता है कि नानकबत्ता बांध या नानकबत्ता जो हमारा गुरुद्वारा है वह सरयू नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो नानकबत्ता बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? सरयू नदी पर बना हुआ है या देवहा जलधारा पर बना हुआ है। अब ये नानकबत्ता बांध या नानकबत्ता जो गुरुद्वारा है यह कहाँ स्थित है दोस्तों? यह उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। कहाँ पे? उधम सिंह नगर जनपद में स्थित नानकबत्ता बांध या नानकबत्ता गुरुद्वारा, ठीक है। अब नानकबत्ता के दोस्तों कुछ प्राचीन नाम थे, ये आप लिख लीजिएगा। बक्सी, तपेड़ा, गोरखमत्ता, सिद्धमता, ये क्या है? नानकबत्ता के प्राचीन नाम है। क्या? बक्सी नानकबत्ता क्षेत्रों को आ जाता था, ठीक है। तपेड़ा भी नानकबत्ता का प्राचीन नाम है। गोरखमत्ता भी दोस्तों नानकबत्ता का ही प्राचीन नाम है। और सिद्धमता भी क्या है? नानकबत्ता का ही प्राचीन नाम है, ठीक है। अब यहीं से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो नानकबत्ता बांध है इससे ज्यादा फेमस यहाँ पे क्या है? नानकबत्ता गुरुद्वारा है। अब ये नानकबत्ता गुरुद्वारे की स्थापना किसने करी थी? तो सिक्कों के पहले गुरु नानक देव जी के द्वारा इस नानकबत्ता गुरुद्वारे की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो नानकबत्ता गुरुद्वारे की स्थापना किसने करी थी? गुरु नानक देव जी ने करी थी, ठीक है। और ये कब आए थे? यहाँ पे 1515 के आसपास। अब कहीं कहीं 1515 है, कहीं 1539 है, कहीं 1541 है। तो ये शायद सन तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और नानकबत्ता में ही दोस्तों दीपावली से एक दिन पूर्व क्या होता है? भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है। और यहीं पर दोस्तों एक हमारा दूध वाला कुआं भी स्थित है। ये सारे फैक्ट्स आपको नानकबत्ता से याद रखने हैं। तो नानकबत्ता बांध सरयू नदी पर स्थित है। नानकबत्ता अगर आपसे पूछाएगा गुरुद्वारा भी हमारा कौन सी नदी के किनारे स्थित होगा, तो वो सरयू नदी पर ही स्थित होगा। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रख लेने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। 29वां क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी का राम मंदिर किस किले के अंदर स्थित है, ठीक है। तो देखिए रामशिला मंदिर, तो रामशिला मंदिर आप लोगों को बताइए दोस्तों कहां स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है रामशिला मंदिर, जिसे राम पादुका तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। रामशिला मंदिर की स्थापना किसने करी थी? रुद्रचंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। परीक्षावाणी में रूपचंद दिया गया है, तो आप दोनों लिख लीजिएगा कि रुद्रचंद या रूपचंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब रामशिला मंदिर की स्थापना कब की गई थी? 1588 के आसपास में दोस्तों रामशिला मंदिर की स्थापना की गई थी। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है। रामशिला मंदिर अल्मोड़ा में हमको बताया। दूसरी चीज, रामशिला मंदिर की स्थापना रुद्रचंद या रूपचंद ने की थी। 1588 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न पूछा गया है कि 6ठी शताब्दी का रामशिला मंदिर किस किले के अंदर स्थित है? तो दोस्तों मल्ला महल किले के ही अंदर यह स्थित है। किस किले के अंदर? मल्ला महल किले के अंदर स्थित है। और रामशिला मंदिर जो है इसकी स्थापना रुद्रचंद ने करी थी अपने ही किले के अंदर, मल्ला महल का किला। तो आपको लोगों को पता होना चाहिए कि मल्ला महल का किला, मल्ला महल के किले का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? रुद्रचंद ने मल्ला महल किले का निर्माण कराया था। परीक्षावाणी में शायद कल्याण चंद दिया गया, काट लीजिएगा। मल्ला महल किले का निर्माण किसने कराया था? रुद्रचंद ने कराया था। और इसी मल्ला महल के किले के अंदर दोस्तों रुद्रचंद के द्वारा ही रामशिला मंदिर की स्थापना की गई थी। और जो ये रामशिला मंदिर है यह कौन सी शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में निर्मित है ये रामशिला मंदिर। कौन सी शैली में? नागर शैली में, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगला देखिए राजबुंगा का किला, ये दोस्तों कहाँ है? चंपावत में स्थित है राजबुंगा का किला। बाणासुर का किला कहाँ स्थित है? ये भी चंपावत में स्थित है, ठीक है। और पिथौरागढ़ का किला पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ किला पिथौरागढ़ में ही स्थित है। तो आप ऐसे एक ऑप्शन के हिसाब से भी आप कर सकते थे कि रामशिला मंदिर अल्मोड़ा में है तो मल्ला महल किला भी अल्मोड़ा में है, तो इसी प्रकार से ये इसके ही अंदर होगा। तो ये कुछ हमारे लॉजिक्स होते हैं क्वेश्चन को करने की। अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन याद नहीं है ना, तो देखिए बाणासुर का किला आपको बताइए चंपावत में, राजबुंगा का किला आपको बताइए चंपावत में। तो आप इस टाइप से एक अनुमान के हिसाब से भी ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मल्ला महल का किला और रामशिला मंदिर दोनों अल्मोड़ा में है, तो इस हिसाब से आप इनको कर सकते थे।
सरल होता है। अगर आपने दोस्तों चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़ी हुई हैं तो आप एग्जाम में उनको एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से। और जो उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण किले हैं वो दोस्तों आपको पक्का याद होनी चाहिए, जो कि एग्जाम्स में बहुत बार पूछे हैं। जैसे कि मल्ला महल का किला कहाँ स्थित है, ये अल्मोड़ा में स्थित है, किसने बनाया था, रुद्रचंद ने बनाया था। लाल मंडी का किला कहाँ स्थित है, ये भी अल्मोड़ा में स्थित है, किसने बनाया था, कल्याण चंद ने बनाया था। इसी किले को फोर्ट मोगरा किले के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि किस किले को फोर्ट मोगरा किले के नाम से जाना जाता है, लाल मंडी के किले को, क्योंकि जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे, कुमाऊं गविष्णु की स्थापना करी थी, तो प्रारंभिक मुख्यालय उसका इसी किले में बनाया गया था। खगमरा का किला कहाँ स्थित है, वो अल्मोड़ा में स्थित है, राजा भीष्मचंद ने बनाया था। राजमुंगा किला मैंने आपको बता दिया चंपावत में स्थित है, सोमचंद ने बनाया था। नैथला का किला ये भी अल्मोड़ा जनपद में ही हमारे स्थित है, गोरखाकालीन इसे माना जाता है। सिरमोही का किला लोहाघाट चंपावत जनपद में स्थित है। बाणासुर का किला चंपावत में ही स्थित है। इसी प्रकार से दोस्तों आगे बढ़ेंगे, भाटकोट का किला पिथौरागढ़ में स्थित है। कालसीर का किला ये भी पिथौरागढ़ में स्थित है। तो ये जो प्रमुख किले हैं ना, गोल्लाचौड़ का किला ये चंपावत में स्थित है। ये जो किले हैं ये आपको इंपोर्टेंटली याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है कि पिथौरागढ़ किला किसके द्वारा बनाया गया था। तो पिथौरागढ़ में दोस्तों दो किले हैं। एक तो मतलब पिथौरागढ़ में सबसे पहला जो किला बनाया गया था वो बनाया गया था किसने, राय पिथौरा, जो कि कत्यूरी राजा थे, जिसे पिथौरा शाही या राय पिथौरा या पृथ्वी शाह के नाम से भी जाना जाता था, जो कि एक कत्यूरी राजा थे। उनके द्वारा पिथौरागढ़ में एक किला बनाया गया था, जिसे भी पिथौरागढ़ का किला कहा जाता था। लेकिन उसके बाद में जब गोरखा लोग पिथौरागढ़ में गए तो गोरखाओं के द्वारा भी यहाँ पर एक किला बनाया गया, सीमलगढ़ का किला, सीमलगढ़ का किला। और इसी सीमलगढ़ के किले को वर्तमान में पिथौरागढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है। और इसी सीमलगढ़ के किले को बाद में अंग्रेजों ने लंदन फोर्ट नाम दे दिया था। तो पिथौरागढ़ का किला पिथौरागढ़ में स्थित है। पिथौरागढ़ किले का प्राचीन नाम क्या था, वो था सीमलगढ़ का किला। पिथौरागढ़ का किला या सीमलगढ़ का किला किसने बनाया था, गोरखाओं के द्वारा इसे बनाया गया था। पिथौरागढ़ किले सीमलगढ़ के किले का वर्तमान नाम क्या है दोस्तों, यह है लंदन फोर्ट। और पिथौरागढ़ के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो पृथ्वी शाही या राय पिथौरा या राजा पिथौरा, जो कि कत्यूरी राजा थे, उन्हें ही पिथौरागढ़ के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उनके द्वारा भी यहाँ पर एक किला बनाया गया था। इसी के साथ साथ पिथौरागढ़ में कुछ हमारे अन्य किले हैं। एक तो हो गया पिथौरागढ़ का किला, पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला है सीमलगढ़ का किला, पिथौरागढ़ में स्थित है। लंदन फोर्ट किला पिथौरागढ़ में स्थित है। इसी के साथ साथ दोस्तों भाटकोट का किला, भाटकोट का किला पिथौरागढ़ में स्थित है। अस्कोट का किला पिथौरागढ़ में स्थित है। कालसीन का किला पिथौरागढ़ में स्थित है। उदयकोट का किला पिथौरागढ़ में स्थित है। डंगूर कोट का किला पिथौरागढ़ में स्थित है। सिरकोट का किला पिथौरागढ़ में स्थित है। और मीराकोट का किला भी हमारा पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। तो ये सारे किले भी आप लोगों को याद रख लेने हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने उत्तराखंड के 10 प्रश्नों के बारे में बात करी, लेकिन 10 प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते थे उन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।